Assalamualaikum viewers, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। वैसे तो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली अलजेब्रा पे एक आप वीडियो बना ले, तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा को कि अलजेब्रा है क्या, अलजेब्रा हम क्यों सीखते हैं और अलजेब्रा किस किस फील्ड में इस्तेमाल होती हैं। ये इस तरह का सारा कॉन्सेप्ट आज हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब ने सुना होगा कि अलजेब्रा का जो फादर है वो मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी है। अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी 19th सेंचुरी में। इसको हम फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहते हैं। तो अलजेब्रा से पहले हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं, फिर हमें अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम कहते हैं जिसमें नंबर्स हो और बेसिक ऑपरेशन हो, जिसमें नंबर्स हो और बेसिक ऑपरेशन हो। जैसे कि मैंने डेफिनेशन भी लिखी होगी, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। जैसे कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड बेसिक ऑपरेशंस। ये नंबर्स का और बुनियादी ऑपरेशंस का, बुनियादी निशानियों का मेलाप है, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 2 + 5, 2 एक नंबर है और जैसे कि प्लस ये एक बेसिक ऑपरेशन है, और इसी तरह 5 - 3, 5 ये नंबर है और माइनस जो है ये एक बेसिक ऑपरेशन है। इसी तरह 2 × 6, 2 एक नंबर है और जैसे कि ये साइन मल्टीप्लिकेशन की है जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं। और इसी तरह 15 / 5, ये 15 नंबर है और ये जो सिंबल है डिवीजन की, ये एक ऑपरेशन है। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन उसको कहते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। ये कॉम्बिनेशन है नंबर्स का एंड बेसिक ऑपरेशंस और बेसिक ऑपरेशंस का। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। अब हम समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से ही हम काम चला लेते थे, तो इसका जवाब आपको वीडियो के लास्ट में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, लिटरल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड बेसिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसको कहते हैं जिसमें नंबर्स हो, वेरिएबल हो, लिटरल हो, कांस्टेंट हो, कोएफिशिएंट हो और बेसिक ऑपरेशंस हो। उनको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 2x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और दूसरा एग्जांपल ले लूँ 3y + 7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये कुछ टर्म्स होती हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, लिटरल हो गया एंड टर्म हो गया। तो इनको समझते हैं। कांस्टेंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट उसको कहते हैं जो फिक्स्ड हो, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। सपोज 5 ये एक कांस्टेंट नंबर है। मैं इधर 5 को 5 बोलूँगा, किसी और जगह पे जाऊँगा तो 5 को 5 ही बोलूँगा, 4 नहीं बोलूँगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल का मतलब है चेंज होना। क्या चेंज होना? मतलब वैल्यू चेंज होना, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। सपोज 2x + 5,
अगर हम इधर रखें x की वैल्यू 1 तो ये कितना होगा, 2 1 द 2 प्लस 5, 2 1 द 2 प्लस 5 ये हो गया 7। अभी इधर x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो सेम एग्जाम्पल उठा रहे हैं, 2x प्लस 5, 2 2 द 4, 4 प्लस 5 ये तो 9 हो गया। इधर देखें x की वैल्यू चेंज है और इधर देखें x की वैल्यू चेंज है, मतलब वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो। जैसे कि x की वैल्यू मैंने इधर 1 पुट की और x की वैल्यू दूसरे एग्जांपल में मैंने 2 पुट की। और उसके बाद आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट समझते हैं कि किसको कहते हैं। कोएफिशिएंट वो नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म हो, जैसे कि सपोज 2x प्लस 7, ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरह। वैसे तो हम नंबर्स और वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरह नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं नंबर और वेरिएबल को आपस में मिला लेते हैं कुछ इस तरह। तो ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो 2 को हम कहेंगे कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट। और जो ये x है इस x को हम कहेंगे वेरिएबल। क्या कहेंगे, वेरिएबल। और जो ये 7 है इसको हम कहेंगे कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट। इसके बाद है लिटरल। अब लिटरल को समझते हैं कि लिटरल क्या होता है। लिटरल वो सिंबल्स होते हैं, दोज सिंबल्स which represent a fixed value। वो सिंबल्स होते हैं जो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, जो फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि वेरिएबल और लिटरल में फर्क है बेटा। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है दो सिंबल्स which represent not fixed value। मतलब अननोन वैल्यू। और जो ये लिटरल होता है ये नॉन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसमें वैल्यू जो हमें मिलनी होती है वो फिक्स्ड होती है। जैसे कि सपोज पाई का एग्जांपल ले लूं। पाई ये एक ग्रीक लेटर है जिसका वैल्यू फिक्स्ड है 22/7, तो इसको मैं लिटरल कहूँगा। ठीक है। और इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको एक एक्सप्रेशन दी जाती है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में मिला हुआ है x इक्वल्स टू 5। ठीक है। और आपको सॉल्यूशन के लिए कह रहे हैं कि 2x प्लस 5 इसको सॉल्व करें। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू में 5 पुट करोगे, 2 5 द 10 और ये 15 हो गया। अब इधर ये x की वैल्यू फिक्स्ड है। क्या है, x की वैल्यू फिक्स्ड है, तो मैं इसको वेरिएबल नहीं बल्कि क्या कहूँगा, लिटरल कहूँगा, क्योंकि x की वैल्यू इधर फिक्स्ड है इसलिए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको ये सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाए और आपको ये क्या कहा जाए कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो फिर क्या क्या करेंगे आप, x की वैल्यू 5 है तो आप इधर 5 पुट करेंगे, प्लस 7 2 5 द 10 और ये 17 हो गया। देखिए इधर भी मैंने x की वैल्यू 5 पुट की और इधर भी मैंने x की वैल्यू 5 पुट की, तो इससे पता चला कि x की जो वैल्यू थी वो फिक्स्ड थी, कांस्टेंट थी। तो
वो सिंबल्स जो कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम लिटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको लिटरल कहते हैं। और वेरिएबल अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इधर मैं x की वैल्यू क्या रखूं, जो 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो और 5 ऐड करवाऊं तो 7 आ जाए। तो मैं इधर x की वैल्यू 1 रखूंगा, जैसे कि 2 1 द 2, 2 में 5 प्लस करूंगा तो 7 हो जाएगा। देखिए इधर x की वैल्यू चेंज आई। और दूसरा एग्जांपल ले लूं, जैसे कि इधर x की वैल्यू क्या रखूंगा, जो मल्टीप्लाई करवाऊं फिर 5 ऐड करवाऊं तो 14 आएंगे। इधर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा, जैसे कि 3 3 द 9, 9 में 5 प्लस करूंगा तो कितना होगा? 14 होगा। कितना होगा? 14 होगा। इधर देखिए x की वैल्यू चेंज आई है 1। इधर देखिए x की वैल्यू चेंज आई है। और इन दोनों एग्जांपल में देखिए x की वैल्यू फिक्स्ड है, चेंज नहीं हुई है। तो वेरिएबल और लिटरल में यही फर्क है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम टर्म को समझते हैं कि टर्म क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे कि टर्म का मतलब है पार्ट्स, मतलब हिस्सा। क्या मतलब हिस्सा? जैसे कि सपोज इधर मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, जैसे कि 2x माइनस 3 हो गया। तो इसमें ये एक पार्ट है, और इसमें ये दूसरा पार्ट है। तो मैं कहूँगा इस एक्सप्रेशन में 2 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है, जिसको मैं कहूँगा 2 टर्म्स। सपोज मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि 3x प्लस 5y माइनस 2। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गए, और ये 3 टर्म हो गए। तो मैं कहूँगा कि इसमें 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। याद रखिए जो टर्म्स बनते हैं वो प्लस और माइनस की बुनियाद पे बनते हैं। ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की बुनियाद पे बनते हैं। जैसे कि सपोज 2x मल्टीप्लाई 5y, इसमें कितने टर्म हो गए? आप कहोगे सर इसमें 2 टर्म है। नहीं बेटा, इसमें 2 टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म होगा। याद रखिए मैंने आपको बताया कि टर्म्स जो होते हैं ना, वो प्लस और माइनस की बुनियाद पे बनते हैं, ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की बुनियाद पे। कैसे नहीं बनते हैं? क्योंकि ये दोनों एक हो सकते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको 2 5 द 10, और ये एक्स वाई हो गया। ये कितने टर्म में? 1 टर्म में। कितने टर्म में? 1 टर्म में, एक टर्म में। और इसी तरह दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें कितने टर्म्स है? ये एक टर्म होगा, क्योंकि बीच में डिवीजन की साइन है। ये भी एक हो सकता है, जैसे कि वाई वाई में कैंसिल, 3 1 3 3 5 15। तो ये देखिए एक हो गया। कितना टर्म से? एक टर्म है, 1 टर्म। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि टर्म्स जो बनते हैं वो प्लस और माइनस की बुनियाद पे बनते हैं, ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड पे की बुनियाद पे बनते हैं। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x प्लस 5, इसमें कितने टर्म्स है? आप कहोगे सर 2। दूसरा एग्जांपल ले लूँ, 3x प्लस 5 प्लस 3, इसमें कितने टर्म्स है? आप कहोगे सर 3 टर्म है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 3 टर्म नहीं है, ये 2 टर्म है, क्योंकि ये दोनों सिंप्लीफाई होके एक हो सकते हैं। जैसे कि सपोज 3x प्लस, ये दोनों प्लस हो सकते हैं। आप जी बिल्कुल हो सकते हैं। 5 प्लस 3 कितना हुआ? 8 हुआ। तो अब कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, 3x प्लस 5x प्लस 3y, इसमें कितने टर्म्स है? इसमें भी 2 टर्म्स होंगे, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर एक हो सकते हैं। इसलिए 3 प्लस 5 कितना हुआ? 8। 8x प्लस 3y, कितने टर्म्स हुए?
दो टर्म्स हुए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर इसके बाद लाइक टर्म को समझते हैं कि लाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म हम उसको कहते हैं जिनमें वेरिएबल सेम होते हैं, सिंबल सेम होते हैं, जैसे कि 2a और 10a, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल इन दोनों में सेम है। और इसी तरह 5ab कामा 2ab, ये दोनों भी लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल सेम है। कोएफिशिएंट कौन सा भी हो, कोएफिशिएंट कोई भी हो, वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे लाइक टर्म, जैसे कि 3xyz कामा 120xyz, तो ये दोनों भी क्या हुए, लाइक टर्म हुए, ठीक है। फिर होता है इसके बाद अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म किसको कहते हैं, जो लाइक टर्म नहीं होते, जैसे कि 2a कामा 5b, ये दोनों लाइक टर्म, ये दोनों अनलाइक टर्म है क्योंकि इधर a वेरिएबल है जबकि इधर b वेरिएबल है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, इसलिए ये अनलाइक वेरिएबल है। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 5ab 4ac, ये भी दोनों अनलाइक टर्म है। आप कहोगे सर a तो मौजूद है, बिल्कुल a तो मौजूद है, लेकिन इधर देखिए, इधर b लिखा हुआ है और जबकि इधर c लिखा हुआ है। तो लाइक टर्म के लिए जरूरी है कि वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। जैसे कि सपोज 5a कामा 3a स्क्वायर, क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इसमें जो a की पावर है वो 1 है और इसमें जो a की पावर है ये 2 है, तो ये अनलाइक टर्म है। क्या हुए, अनलाइक टर्म है। जैसे कि 3a स्क्वायर कामा 5a स्क्वायर, क्या ये दोनों लाइक टर्म हुए? बिल्कुल। लाइक टर्म की कंडीशन क्या है कि वेरिएबल भी सेम हो, वेरिएबल भी सेम है और उनकी जो पावर है वो भी सेम हो, तो उनको हम लाइक टर्म कहेंगे, अदरवाइज अनलाइक टर्म कहेंगे। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं क्या ये लाइक टर्म है? हाँ बिल्कुल लाइक टर्म है। मैंने कहा आपको वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है और उनकी पावर भी सेम है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये लाइक टर्म हो गए। और ये देखिए, क्या ये लाइक टर्म है? वेरिएबल तो सेम है, बिल्कुल वेरिएबल तो सेम है, लेकिन उनकी पावर सेम नहीं है, इधर 2 है तो इधर 3 है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे, ये होंगे अनलाइक टर्म्स होंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टर्म से रिलेटेड, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म से रिलेटेड। और इसके बाद मैं फाइनली जो कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। इसका मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज मैं मार्केट गया और अपने साथ 200 रुपये ले गया। तो मैं जब एक शॉप पे पहुंचा तो मैंने 2 कापियाँ ले ली और 10 पेन ले ली, 10 पेनें ले ली, जिसमें मैंने टोटल स्पेंड किए, मतलब टोटल दुकानदार को मैंने 160 रुपये दे दिया, 160 रुपये दे दिया, जिसमें कापी की जो कीमत है वो है 60 रुपये, जबकि पेन की जो कीमत है वो मुझे मालूम नहीं है। तो इसका मतलब है अब हमें वो मालूम करनी है। क्या हुआ, मैं मार्केट गया, मैंने 160 रुपये स्पेंड किए, 160 रुपये में से मैंने 2 कापियाँ ले ली जिसकी कीमत है 60 रुपये और पेन की कीमत मुझे मालूम नहीं है। याद रखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसकी भी वैल्यू मालूम नहीं होती है तो उसको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अननोन वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वो वैल्यू जो हमें मालूम ना हो उसको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 60,
हो गया और ये सपोज x हो गया। तो मैं अब कहूँगा कि जो मैंने 2 कापियाँ ली उसकी कीमत थी 60 रुपीज़ और जो मैंने 10 पेनें ली उसकी कीमत थी x रुपीज़, उसकी कीमत थी x रुपये। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 60 को और x रुपीज़ को ऐड करता हूँ तो 160 मिलता है। अब मुझे ये मालूम करना है कि पेनें जो मैंने 10 ली है उनकी कीमत कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। 60 प्लस x इक्वल्स टू 160। 60 प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 160 माइनस 60, तो 160 में से जब 60 माइनस करेंगे तो 100 होगा। तो मुझे पता चला कि जो पेनें थी, जो मैंने 10 पेनें ली उनकी कीमत थी 100 रुपये। तो बेटा ये जो प्रॉब्लम था ना, ये मैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से भी सॉल्व कर सकता था। ये प्रॉब्लम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से भी मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन इस तरह से रिलेटेड बहुत ही मुश्किल से प्रॉब्लम्स हमें डेली लाइफ में मिलती हैं जिनको हमने सॉल्व करना होता है। तो अगर हम अर्थमेटिक के हिसाब से, अर्थमेटिक के ज़रिए उनको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम उन प्रॉब्लम्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा और फटाफट हमें आंसर भी मिल जाएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम क्यों सीखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।